अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 197। आदमी सही मंसूबे के मुताबिक इकदामात करे तो सही नताइज बरामद होते हैं। जनरल डिकोरा ने तनाना के मंसूबे के मुताबिक अखबारात में इश्तिहार छपवाया था। अब तवक्को से ज्यादा ही जवाबात मौसूल हो रहे थे। यूं लगता था हर दावा करने वाले के घर में एक टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। हर शख्स मशीन तक पहुंचने के लिए अपने यहाँ ऐसा इल्म जानने वाले को पैदा कर चुका था। तनाना का मंसूबा यह था कि इश्तिहार के जवाब में जो लोग जनरल डिकोरा से राब्ता कायम करेंगे वह जनरल के दिमाग में रहकर उन लोगों तक पहुंच जाएगी। उसकी बहन मोरीना उसे अपने दिमाग में आने नहीं देती थी। आयरन हार्डी ने उस पर अजीब तरह का सहर फूंक दिया था। मोरीना उसके लिए सारी दुनिया को हत्ता कि अपनी बहन तनाना को भी भुला चुकी थी। तनाना चाहती थी इन इश्तिहारात के जवाब में जनरल सबसे पहले आयरन हार्डी से राब्ता कायम करे ताकि बहन मोरीना तक पहुंचने का कोई वसीला हाथ आए। मैंने कहा ऐसी बेचैनी क्या है, जनरल हर एक से राब्ता कायम करेगा, तुम खामोश तमाई बनी देखती रहो। तनाना ने कहा एक बेचैनी हो तो सब्र कर लूं, मैं ये भी जल्द से जल्द मालूम करना चाहती हूँ कि किस कमबख्त ने मशीन तक पहुंचने के लिए मेरे नाम का ऐलान किया है। ये भी मालूम हो जाएगा। फिलहाल काम की बात करो। हम दोनों को जनरल डिकोरा के दिमाग में बारी बारी रहना चाहिए। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला है तुमने जाने जनरल पर कैसा अमल किया है। मेरे पहुंचते ही वो सांस रोक लेता है। वस्ते वो बोली, मैंने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी है कि वो सिर्फ मेरी आवाज़ और लबो लहजे को महसूस नहीं करेगा, बाकी तमाम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा। मैं समझती हूँ ये तुम्हारे लिए मसला नहीं है। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचूंगी दरवाज़ा खुला रहेगा, तुम भी चुपचाप चले आना। चलो ऐसा भी करके देख लेते हैं। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मैं उसके पीछे पीछे चला। वो जनरल के दिमाग में पहुंची, मैं भी पहुंचा। उसी लम्हे उसने सांस रोक ली। हम दोनों बाहर आ गए। वो हैरानी से बोली, फरहाद ये क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं तजुर्बा। तुमने तनवीमी अमल के जरिए उसकी खोपड़ी में सिर्फ अपने लिए जगह बनाई है, वो बाकी सबको महसूस कर लेता है। फिर मैं उसके पास तनहा जाऊं या तुम्हारे साथ, वो हर हाल में महसूस करेगा। अब क्या होगा? वही जो होता आया है। तुम उसके दिमाग में रहोगी, मैं तुम्हारे दिमाग से उसकी बातें मालूम करता रहूंगा। लेकिन आज रात उसके ख्वाबीदा दिमाग को तुम फिर ट्रैप करोगी, उस पर दोबारा तनवीमी अमल करोगी, उसे मेरा लबो लहजा सुनाओगी और हुक्म दोगी कि आइंदा वो मेरी सोच की लहरों को भी महसूस ना करे। ठीक है, आज रात यही होगा। वह जनरल के पास पहुंच गई। वो बहुत परेशान था, सोच रहा था आज फिर मेरे दिमाग में किसी ने आने की कोशिश की है। अच्छा हुआ मैंने सांस रोक ली। पता नहीं ये कौन मेरे पीछे पड़ गया है या पड़ गई है। तनाना ने उसकी सोच में कहा, बाय द वे मुझे परवाह नहीं करना चाहिए, मैं सांस रोक लेता हूँ। वो हमेशा नाकाम वापस जाया करता है या करती है, मुझे अपने मामलात पर तवज्जो देना चाहिए। उसने कायल होकर कहा, यकीनन कोई टेलीपैथी जानने वाला ये चाहता है कि मैं मशीन के सिलसिले में किसी से राब्ता कायम ना करूं, किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को अपने पास ना बुलाऊं, ये इल्म अपने दिमाग में मुंतकिल ना करूं। वह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, किसी न किसी तरह रुकावट बनना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो इश्तिहार के जवाब में आने वाले तमाम टेलीफोन नंबर नोट कर चुका था। उसने टेलीफोन का कनेक्शन जोड़ने और तोड़ने के चंद जरूरी आलात लिए, फिर एक पुरानी सी गाड़ी में बैठकर शहर से दूर निकल आया। चंद किलोमीटर जाने के बाद एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गया जो तकरीबन वीरान सा था। कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती थी। उसने टेलीफोन के एक पोल के सामने गाड़ी रोक दी, डिग्गी से एक तय की हुई सीढ़ी निकाली, उसे खोलकर टेलीफोन के पोल की बुलंदी तक ऊंचा किया, फिर मुख्तलिफ हालात के साथ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। अगर वो अपनी रिहाइशगाह से या किसी टेलीफोन बूथ से गुफ्तगू करता तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाता, सुराग लगाने वाले उसके पास पहुंच जाते। उसने तार जोड़ने के बाद एक टेलीफोन नंबर पर राब्ता कायम किया और अपनी आवाज़ बदल कर कहा, मैं इश्तिहार के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे पास मशीन है, अगर तुम माल वाले हो तो अपना तारुफ कराओ। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या तुम अपना मुकम्मल तारुफ करा सकते हो? जनरल ने कहा, मैं सवाल नहीं जवाब चाहता हूँ, तुम्हारा जवाब ही हमारा जवाब होगा। जब तक तुम पर एतमाद नहीं होगा मैं अपना नाम और पता नहीं बताऊंगा। हमारा भी यही जवाब है। तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन जितनी अहम है उतनी हमारी टेलीपैथी जानने वाली अहम है। तुम्हें अंदेशा है मैं धोखा दूंगा और मशीन उड़ा ले जाऊंगा, मुझे भी अंदेशा है तुम धोखे से मेरा माल उड़ा ले जाओगे। फिर बात कैसे बनेगी? अखबार में तुमने ऑफर दी थी, तुम्हारे जहन में कोई माकूल तरीक़ाकार होना चाहिए। मैं पहले तुम्हारे मुताल्लिक अच्छी तरह छानबीन करूंगा, फिर मुतमईन होने के बाद तुम्हें को खुफिया अड्डे में बुलाऊंगा। जहां बुलाओगे वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है, मैं अपना असल नाम और पता नहीं बताऊंगा, तुम कैसे छानबीन करोगे? जनरल ने कहा, फी ज़माना टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं है। तुम अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताओगे तो मैं दूसरी पार्टी से मामला तय कर लूंगा, कोई भी पार्टी हो। एतमाद कायम होने के बाद ही अपने टेलीपैथी जानने वाले को तुम्हारे पास लाएगी। जनरल ने हंसते हुए कहा, एक पार्टी ऐसी है जो तुम्हें और मशीन से दिलचस्पी रखने वाली हर तंजीम को चौंका देगी। उस पार्टी का नाम तनाना है। दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, तनाना? क्या मोरीना की बहन की बात कर रहे हो? हाँ, मोरीना की बहन। क्या मोरीना तुम्हारे पास है? हाँ, फिर तो हम रिश्तेदार हो गए। एक बहन मेरे पास है, दूसरी बहन से तुम्हारा राब्ता हो रहा है। क्या वो तुम पर एतमाद करती है?
बेशक करती है, उसके पीछे कोई पार्टी, कोई दलाल वगैरह नहीं है। क्या तुम मुझे दलाल कह रहे हो? रिश्तेदार कह नहीं सकता। दलाल कहूं तो बुरा मानते हो। तुमसे मामला तय नहीं होंगे। देखो, राब्ता खत्म ना करना। मोरिना अपनी बहन से मिलना चाहती है। हम दोनों बहनों को मिलाकर मोहब्बत और दोस्ती का मजबूत रिश्ता कायम कर सकती हैं। यकीन करो, तुम्हें दूसरों से धोखा होगा। हम टेलीपैथी जानने वालों की एक नाकाबिले शिकस्त टीम बना सकती हैं। ऐसा है तो अपना नाम और पता बताओ। बता सकता हूँ। इस बात की क्या जमानत है कि हमारी बातें कोई और नहीं सुन रहा? मैं ऐसी जगह से फ़ोन कर रहा हूँ जहाँ से हमें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। टेलीपैथी जानने वाले कहीं भी पहुंच जाती हैं। कोई तुम्हारे जरिए मेरी असलियत मालूम कर सकता है। मिस्टर अननोन, तुम्हारे तरीक़ेकार में कमज़ोरी है। मेरी एक बात मान लो। मनवा सकते हो तो मनवा लो। तुम दिमाग के दरवाजे सिर्फ इतनी देर खुले रखो जितनी देर तनाना तुमसे गुफ्तगू करे। वैसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मोरिना अपनी बहन का लबो लहजा भूल गई है। तुम्हारे दिमाग से सुनते ही बहन के पास पहुंच जाएगी। दो बिछड़ी हुई बहनों को एक दूसरे से मिलाना बहुत बड़ी नेकी है। मैं ये नेकी ज़रूर करूंगा। तनाना से राब्ता कायम होगा तो उसे कहूंगा कि अपनी एक तस्वीर अखबार में शाया कराओ। मोरिना उस तस्वीर की आंखों में झांक कर बिछड़ी हुई बहन के पास पहुंच जाएगी। तुम बहुत कमीने हो। कमीनगी तुमसे सीख रहा हूँ। मशीन के मामलात पर गौर करते करते मुझे नेकी सिखाने लगे थे। तुम्हारे जैसे चालबाज से कोई सौदेबाजी नहीं होगी। जनरल डिकोरा ने राब्ता खत्म कर दिया। तनाना ने कहा, फरहाद, ये वही शख्स है जिसके कब्जे में मेरी बहन है। तुम्हारी बहन इतनी मासूम नहीं है। औरत बज़ाहिर मर्द के कब्जे में रहती है, हकीकतन मर्द को सारी उम्र अपने कब्जे में रखती है। काम की बात करो। मैंने उस शख्स की आवाज़ सुनी, उसके दिमाग में जा रही हूँ। मैं खुदा हाफिज नहीं कहूँगा। तुम चश्मे ज़दन में वापस आने वाली हो। मेरी बात दुरुस्त निकली। वो गई और मायूस होकर वापस आ गई। मैंने कहा, उस शख्स ने मोरिना पर अजीबोगरीब अंदाज में तनवीमी अमल किया है। ऐसा शख्स मजबूत एहसाब, सेहतमंद जिस्म और गैर मामूली कुव्वतों का हामिल होगा। वही सेहतमाद से बराह रास्त जनरल से गुफ्तगू कर रहा था कि कोई उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या मैं अपनी बहन तक नहीं पहुंच सकूंगी? उसने मेरे अंदर गैर मामूली सलाहियतें पैदा की। आज मैं तुमसे दोस्ती करने के काबिल हो गई। क्या हम उसे उस शख्स से निजात नहीं दिला सकते? निजात दिलाएंगे तो वो किसी तीसरे आशिक के पास चली जाएगी। जिस औरत को अपने हुस्न शबाब पर नाज होता है वो पाँव की जूती की तरह आशिक बदलती रहती है। मेरी बहन के खिलाफ बोलोगे तो झगड़ा कर लूंगी। वो जैसी भी है मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैं उसके लिए जान दे दूंगी या दुश्मनों से उसकी जान छुड़ाऊंगी। तैश में ना हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा भाई, गलती हो गई। तुम्हारी बहन नेक परवीन है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज से तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे दिमाग में नहीं आओगे। अरे अचानक ये पाबंदी क्यों? मेरी मर्जी। क्या इतनी जल्दी मुझसे दिल भर गया? फजूल बातें मत करो। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रहूंगी। मेरे दिमाग में आने की पाबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक अपनी बहन को दुश्मन के कब्जे से निकाल नहीं लाऊंगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सॉरी, मैं तन्हा ये काम करूंगी। खुद एतमादी अच्छी चीज़ है, मगर अपने चाहने वालों को भी एतमाद में लेना चाहिए। ये काम मुझे अपने बल पर करने दो। कहीं ठोकर लगेगी, किसी मुसीबत से निकल नहीं सकूंगी तो तुम्हें ही आवाज़ दूंगी। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मुझ पर पाबंदी याद करने से पहले मशीन को बर्बाद कर दो। कर दूंगी, मुझ पर भरोसा करो। जब तक मैं तुम्हारे दिमाग में आज़ादी से आता जाता रहा, मुझे भरोसा था। अब मैं यकीन से नहीं कह सकता तुम किसी मौके पर गलती कर बैठोगी और वो मशीन दूसरे के हाथ लग जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है तुम कोई नजूमी नहीं हो। आइंदा क्या होगा और क्या नहीं होगा हम में से कोई नहीं जानता। वह मुझे सोचती हुई नज़रों से देखती रही, फिर शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोली, मर्द से दिल लगाने का यही एक नुकसान है, ख्वामखा उसकी बात के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है, आज हम जनरल डिकोरा के साथ मसरूफ़ हैं। रात को भी उस पर तनवीमी अमल करना ज़रूरी है। कल सुबह हम इस खुफिया रिहाइशगाह में जाएंगे और उस मशीन के कुछ पुर्जे निकाल कर आपस में बांट लेंगे। कोई उसे चुरा कर ले जाएगा तो वो उसके काम नहीं आएगी। हम भी एक दूसरे से वो खास पुर्जे हासिल किए बगैर मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैंने इस सिलसिले में बहस करना मुनासिब नहीं समझा। सोचा उसके कुछ पुर्जे हासिल करने के बाद उन्हें ज़ाया कर दूंगा। बाद में कह दूंगा कि वो कहीं गुम हो गई हैं। मैं अगर चाहता तो तनाना को धोखे में रखकर पूरी मशीन को नाकारा बना सकता था, लेकिन तनाना को नाराज़ करना दानिशमंदी नहीं थी। एक तो वो मोरिना के बरक्स मेरी बेहद वफादार थी। मैं उसके ख्यालात अच्छी तरह पढ़ चुका था। दूसरे तनाना की आमद से मेरी टीम में एक और ख्याल खवनी करने वाली का इजाफा हो गया था। आइंदा ये इजाफा दुश्मनों के लिए धमाका साबित होने वाला था। तनाना ने कहा, हम ख्वामखा अपनी बातों में उलझे हुए हैं। मैं जनरल की खबर लेती हूँ, लेकिन तुम मेरे दिमाग में नहीं आओगे। वहाँ जो कुछ होगा मैं तुम्हें आकर बताती जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारा मुंह तकता रहूंगा। वसते हुए बोली, ये मुंह तुम्हें बेहद पसंद है, तकते रहो। वह जनरल डिकोरा के पास चली गई। थोड़ी देर बाद आकर बोली, बाजी पलट रही है, जनरल की शामत आ गई है। तनाना के बयान के मुताबिक जनरल ने मोरिना के आशिक से राब्ता खत्म कर दिया था। दूसरे नंबर पर राब्ता कायम करने से पहले उसने पोल की बुलंदी से दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। कोई नजर नहीं आ रहा था। पोल के करीब से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी वालों ने उस पर शुबा नहीं किया। उसे टेलीफोन के तार चेक करने वाला सरकारी लाइनमैन समझा होगा। उसने दूसरे नंबर पर राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या तुम मशीन के मुतालिक बात करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास माल है? मैं हर मामले में माला माल हूँ। सीधी और साफ बात सुनो, मेरा ताल्लुक सुपर मास्टर से है। जनरल ये सुनते ही राब्ता खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ से कहा गया, राब्ता खत्म करने की हमाकत न करना। सुबह से इन तमाम टेलीफोन लाइनों की निगरानी हो रही है जो वीरान इलाकों से गुजरती हैं।
तुम नॉर्थ जोन के एक वीरान इलाके से बोल रहे हो, दूर दूर तक नजरें दौड़ा रही हो। तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा है। कमाल है जनरल, तुमने ये नहीं सोचा कि कानून के मुहाफिज झाड़ियों के पीछे और घने दरख्तों में भी छुपे रह सकती हैं। तुम जैसे ही पोल से नीचे उतरोगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने घबराकर दूर तक देखा। झाड़ियां और दरख्त खामोश थे। उसने ढिठाई से कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं जनरल नहीं हूं। जवाब मिला, नया सुपर मास्टर तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। साबका सुपर मास्टर अपने साथी कर्नल जिम के साथ मारा गया है। तुम 4 साथी थे, तीसरा मेजर ब्राइट और चौथे तुम। जनरल डिकोरा, तुम लाख प्लास्टिक सर्जरी कर लो, तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मेजर ब्राइट की लाश अंधे कुएं से बरामद हो चुकी है। 4 में से तुम तनहा रह गए हो। वो सुन रहा था और दिल ही दिल में तस्लीम कर रहा था कि बुरी तरह फंस चुका है। वो दूसरी तरफ से कह रहा था, हम इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम जनरल डिकोरा हो या नहीं। थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू ने साबित कर दिया है कि मशीन तुम्हारे पास है और हमें तुम्हारी नहीं मशीन की जरूरत है। पोल से उतर जाओ, तुम्हारा पोल अब खुल चुका है। अब वो सारी जिंदगी ऊपर बैठा नहीं रह सकता था, नीचे तो उतरना ही था। उसने उतर कर देखा, झाड़ियों के पीछे से मुसल्ला सिपाही नमूदार हो रहे थे। दूर दूर के घने दरख्तों से भी सिपाही कूद कर नीचे आ रहे थे। उसने चारों तरफ घूम घूम कर देखा। जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया। वो तीनों तरफ से घेरे में था। एक सिमत फरार के लिए दिखाई दी। उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई। कुछ दूर गया, फिर एक धमाका हुआ। हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। स्टीयरिंग पर हाथ बहका। गाड़ी इधर से उधर भटकी, फिर रुक गई। उसने गाड़ी से निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अकल आ गई कि दूसरे हैंड ग्रेनेड से गाड़ी तबाह होगी, वो भी सलामत नहीं रहेगा। उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। तनाना ने कहा, फरहाद, सोचा था क्या और क्या हो गया। जो हो रहा है खूब हो रहा है। जब वो मशीन के मुतल्लिक बताने पर मजबूर होगा तो देखा जाएगा। उसे मजबूर होने दो, बताने दो, हमारा क्या बिगड़ेगा। स्टोर रूम में किसी को मशीन नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि जनरल आखिरी वक्त तक इस खुशफहमी में मुब्तला रहे, किसी के सामने जुबान न खोले। इसका फायदा क्या है? नुकसान पूछो। अगर किसी को मशीन स्टोर रूम में नहीं मिलेगी तो तमाम खतरनाक तंजीमें तुम पर शुबा करेंगी, क्योंकि तुम्हारा नाम अखबारात में आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले जनरल डिकोरा ने बड़े एतमाद से कहा है कि तनाना उस पर एतमाद करती है। तो मेरी पेशेंट को याद रखो, उन्हें मशीन ना मिली तो सब तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेंगे और तुम्हारी आलाकार औरतें उनका जरिया बनती रहेंगी। क्या मुसीबत है, वो बुड़बुड़ाई। फिर जनरल डिकोरा के पास चली गई। जनरल डिकोरा तकरीबन 1 बरस 4 माह पहले फरार हुआ और अब गिरफ्तार हो चुका था। उसी खुफिया अड्डे में उसे पहुंचाया गया जहां कभी जोजो को लाया गया था और जहां वो ट्रांसफार्मर मशीन थी जिसे जनरल डिकोरा, मेजर ब्राइट, कर्नल जिम और साबका सुपर मास्टर ने तबाह कर दिया था। उसने खुफिया तहखाने में नए सुपर मास्टर को देखा और ना देखने के बराबर देखा, क्योंकि वो धुंधले शीशों के कैबिन में था। सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तनाना ने ख्याल ख्वानी की परवाज की, उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। फिर मेरे पास आकर बोली, फरहाद, मैं नए सुपर मास्टर की आवाज़ सुन रही हूँ, मगर वो आवाज़ और वो लहजा उसके दिमाग तक नहीं ले जा रहा। मैंने उसे समझाया, नया सुपर मास्टर एक ऐसे माइक के जरिए बोल रहा है जहां से उसकी आवाज़ मुख्तलिफ हालात से गुजरती है और तब्दील होकर स्पीकर के जरिए सुनाई देती है। उसका असल लबो लहजा ना तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा, ना तुम उसके दिमाग तक पहुंच सकोगी। बहरहाल सुपर मास्टर कह रहा था, डिकोरा, तुम मुजरिम बनने के बाद जनरल कहलाने के मुस्तहिक नहीं रहे। इसके बावजूद तुम्हें एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की हैसियत दी जाती है, बशर्ते कि तुम फिर एक बार हुकूमत से वफादारी की कसम खाओ और अपनी वफादारी का सबूत दो। जनरल ने शिकस्त खुर्दगी से कहा, मैं बहक गया था, जुराइम के रास्तों पर निकल गया था। मैंने गद्दारी की, मैं मुजरिम हूँ। यकीनन मुझे सज़ा मिलना चाहिए और वह मौत की ही सज़ा हो सकती है, लेकिन मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है। जितनी ज़िंदगी रह गई उसे पूरा करना चाहता हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, तुम्हें सजाए मौत नहीं होगी, तबई उम्र तक जिंदा रखा जाएगा। तुम्हारे लिए ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी। बोलो, और क्या चाहते हो? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वो ट्रांसफार्मर मशीन यहाँ ले आऊँगा। लेकिन वो कहते कहते रुक गया। सुपर मास्टर ने कहा, अपनी बात पूरी करो। उसने बात मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन होना चाहिए कि हमारे पास कोई टेलीपैथी जानने वाला या वाली है। तुम इसकी फिक्र न करो। जनाब, सबसे पहली फिक्र यही है, आप किसी खुशफहमी में न रहो। मैं अपनी जुबान से बताऊंगा कि मशीन कहाँ छुपा रखी है तो दीवारों के भी कान होती हैं और टेलीपैथी जानने वाले कान लगाए बगैर सुन लेती हैं। वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकते, लेकिन आपकी किसी टेलीपैथी जानने वाली हस्ती को दिमाग में आने की इजाज़त दूंगा। इस तरह वो मशीन के मुतल्लिक चुपचाप मालूमात हासिल कर लेगी। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए ऐसे इंतजाम करेगी कि दुश्मन देखते रह जाएंगे और मशीन यहाँ पहुंच जाएगी। डिकोरा, तुम्हारी बातों में वजन है। क्या तुम मशीन की मौजूदा पोजीशन लिखकर बता सकते हो? बात जुबान से निकले या तहरीर से वह पराई हो जाती है। ये राज सिर्फ एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचेगा। वह मशीन किसी टेलीपैथी जानने वाले के जरिए ही बाहिफाजत लाई जा सकती है। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मुझे जिंदगी अजीज है। जितनी जिंदगी रह गई उसे ऐशो आराम से गुजारना चाहता हूँ। मुझे मजबूर न किया जाए, और मैं मजबूर होने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपके पास हूँ तो समझिए, मशीन भी आपके पास है। अब आप एक टेलीपैथी जानने वाले की फिक्र करें। सुपर मास्टर ने कहा, हम तुम्हारे ताउन से किसी टेलीपैथी जानने वाले को यहाँ तक ला सकती हैं। हमने अखबारात में देखा है कि कितने लोगों ने दावा किया है कि उनके पास ये इल्म जानने वाली हस्ती है। अगर उन तमाम लोगों के फ़ोन नंबर तुम्हारे पास हैं, तुम एक से रब्ता कायम कर चुके हो। यहाँ बैठकर बाकी लोगों से मामला तय करो। शायद किसी से कोई बात बन ही जाए।
मैं आपकी हर खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तो डिकोरा की हैसियत नहीं, मेरे नुमाइंदे बनकर बात करोगे, ये मेरी खुशनसीबी है। उसने आराम से बैठकर एक फ़ोन नंबर डायल किया। उस फ़ोन के साथ एक बड़ा सा स्पीकर मुंसलिक था। सुपर मास्टर दूर कैबिन में बैठकर दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू सुन सकता था। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, हेलो, क्या तुम मशीन के मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहते हो? डिकोरा ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, प्लीज़ ज़रा होल्ड ऑन रखें। थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं मास्क मैन बोल रहा हूँ। अगर वाकई तुम्हारा ताल्लुक मशीन से है और तुम्हें टेलीपैथी जानने वालों के नाम याद है, तो ये ज़रूर मालूम होगा कि एक टेलीपैथी जानने वाला आर्मर मेरे पास है। मुझे मालूम है, मास्क मैन ने कहा। मैंने अपना तारुफ कराया है, तुम अपना तारुफ कराओ। मैं सुपर मास्टर का नुमाइंदा हूँ। आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर मशीन हमें वापस मिल गई है। मैं सुपर मास्टर को मुबारकबाद देता हूँ। फिलहाल हम 2 सुपर पावर्स हैं। एक सुपर पावर के पास टेलीपैथी जानने वाला आर्मर है, दूसरे सुपर पावर के पास ट्रांसफार्मर मशीन है। यानी हमेशा की तरह हमारे दरमियान ताकत का तवाज़न है। आइंदा भी ये तवाज़न बरकरार रखने के लिए हम एक दूसरे के काम आ सकती हैं। हम किस तरह एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? सीधी सी बात है, किसी गैर जानिबदार इलाके में सुपर मास्टर वो मशीन लाएगा, मैं आर्मर को लेकर आऊँगा। उस मशीन के जरिए मेरे कुछ आदमी और सुपर मास्टर के कुछ आदमी टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल करेंगे। इसके बाद मशीन के 2 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा मैं ले जाऊंगा ताकि सुपर मास्टर मुकम्मल मशीन के जरिए टेलीपैथी जानने वालों की फौज न बना ले। हम आधी मशीन तो क्या, उसका एक पुर्जा भी किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। हमें और भी टेलीपैथी जानने वाले मिल सकते हैं। बेशक तुम सुपर पावर हो, अब सुपर मास्टर टेलीपैथी के जरिए तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। डिकोरा ने राब्ता खत्म कर दिया। इसके बाद इसराइली एजेंट से राब्ता कायम हुआ। जब उसे यह मालूम हुआ कि मशीन सुपर मास्टर के पास है तो उसने खुश होकर कहा, यह तो हमारे घर की बात हो गई। अमरीकियों और यहूदियों का जन्म जन्म का गठजोड़ है। हम अपनी टेलीपैथी जानने वाली को न्यूयॉर्क लाएंगे। उसके जरिए हमारे और तुम्हारे चंद आदमी टेलीपैथी। डिकोरा ने बात काटते हुए कहा, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं शीबा तुम्हारे पास है। शीबा को न्यूयॉर्क बुलाने का मतलब है हम फरहाद को अपने सर पर मुसल्लत कर लें। सॉरी, हम ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। उसने मजीद कुछ कहे सुने बगैर राब्ता खत्म कर दिया। फिर सुपर मास्टर से कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, मोरीना ने अपनी एक बहन के दिमाग में भी टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल कराई थीं। उसकी बहन का नाम तनाना है। एक नामालूम पार्टी ने दावा किया है कि तनाना उसके पास है। मालूम होता है ये लड़की हालात की मारी और ऐसी वैसी पार्टी के हाथ लग गई। अगर ये हमारे हाथ आ जाए तो किसी खतरनाक तंजीम से मामला तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसी बात है तो वक्त ज़ाया न करो, फौरन उससे बात करो। उसने राब्ता कायम किया। फिर कहा, मैं मशीन वाला हूं, तुम माल की बात करो। दूसरी तरफ से कहा गया, हमने माल के सिलसिले में साफ तौर पर अखबारात में लिख दिया था, टेलीपैथी जानने वाली तनाना हमारे पास है। तुम जहां मशीन लाओगे वहां हम तनाना को ले आएंगे। उसकी आवाज़ सुनते उधर तनाना ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचे उसने फौरन सांस रोक ली। ये फौरन डिकोरा के पास आ गई। वो सांस रोकने वाला कह रहा था, मुझसे चालबाजी हो रही है। तुम्हारे पास मशीन हो या ना हो, मगर टेलीपैथी जानने वाली एक हस्ती जरूर मौजूद है। तुम झूठा इश्तिहार देकर हमें ट्रैप करना चाहते हो। डिकोरा ने नागवारी से पूछा, ये क्या बकवास है? बकवास तुम करते हो क्या? अभी तुम में से किसी ने ख्याल ख्वानी नहीं की? अगर मैं सांस नहीं रोकता तो तुम लोग मेरी असलियत मालूम कर लेते। मिस्टर, तुम्हारी इस बात में कितनी सदाकत है। हम कसम खाकर कहते हैं कि हमारे पास कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं है। अगर होता तो तुम में से किसी को घास न डालते। क्या वाकई तुम्हारे दिमाग में कोई आना चाहता था? हाँ, आना चाहता था। मैं पूछता हूँ, कोई अब से पहले क्यों नहीं आया? तुमसे राब्ता होते उसने मेरी आवाज़ कैसे सुन ली? अगर तुम सच्चे हो तो यकीन कर लो, कोई टेलीपैथी जानने वाला बड़ी खामोशी से तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। ये नामुमकिन है। कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता। मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ और फिर फौरन ही सांस रोक लेता हूँ। अगर तुम्हारे करीब अभी कोई दूसरा मौजूद है तो फिर ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में जरूर रहता है। डिकोरा ने परेशान होकर सुपर मास्टर की जानिब देखा। उस वक्त तय खाने में वही उसके करीब था। सुपर मास्टर कैबिन के अंदर से सारी बातें सुन रहा था। वो भी परेशान हो गया। सोच रहा था, ये नामुमकिन तो नहीं है। कोई मेरे दिमाग में जगह बना सकता है, मगर मुझे यकीन नहीं आता। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, डिकोरा, वो शख्स फोन पर बकवास कर रहा है। मैं ट्रांसफार्मर आलात के जरिए अपनी आवाज़ सुनाता हूँ। कोई मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। उससे कहो वो तनाना के मुतल्लिक बात करे। उस शख्स ने कहा, बात तो खत्म हो चुकी है। तुम्हारे दरमियान किसी टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी साबित करती है कि वो तुम सबको उल्लू बना रहा है। वो किसी को मशीन इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा। ये भी हो सकता है कि तुमने जहां मशीन छुपाई हो वो अब वहां मौजूद ना हो। अगर मौजूद हो तब उसे नाकारा बना चुका हो। उसकी बातें दिल को लग रही थी। डिकोरा और सुपर मास्टर दोनों ही तशवीश में मुब्तला हो गए। वो शख्स कह रहा था, मेरा नेक मशवरा है, पहले मशीन की खबर लो। मेरी एक बात याद रखना, अगर वो मशीन मौजूद ना हो तो समझ लेना धांधली सिर्फ फरहाद की है। वो नहीं चाहता कि उसके मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा होते रहें। अगर मशीन हो तो मुझसे मामला तय कर लेना, मैं इंतजार करूंगा। उसने राब्ता खत्म कर दिया। अब उनके अंदर बेचैनी सी पैदा हो गई थी। डिकोरा ने कैबिन की तरफ देखते हुए सुपर मास्टर से पूछा, क्या हमारी गुफ्तगू कोई तीसरा सुन रहा है? नहीं, इस तय खाने में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। सुपर मास्टर, क्या तुम ये तस्लीम नहीं करोगे कि हम में से किसी के दिमाग में कोई मौजूद है?
तुम्हारे दिमाग में हो सकता है। मेरा दिमाग हसास है, तुम्हारा नहीं है। वो शख्स झूठ कहता है कोई इसके दिमाग में नहीं गया, वो हमें उलझा रहा है। हमें उलझाकर उसे क्या मिलेगा? वो तो एक टेलीपैथी जानने वाले को पेश करना चाहता था। वो हमारे काम आने वाला था। उसे खतरा महसूस हुआ तो वो हमसे कतरा गया। वो भी खौफजदा है कि फरहाद उसकी तनाना को ना ले उड़े। सुपर मास्टर ने कहा, उस शख्स की सच्चाई साबित हो सकती है अगर हम मशीन की खबर लें। फरहाद शैतानी दिमाग का नाम है। वो समुद्र की तह में और पाताल में पहुंचकर छुपी हुई चीजें निकाल लाता है। मैं अंदेशों में घिर गया हूं। ऐसा हो सकता है। सोचने में वक्त ज़ाया न करो, खामोशी से एक कागज पर लिखकर बताओ वो मशीन कहाँ है। मैं वहां मुसल्लह फौजियों का सख्त पहरा लगाऊंगा। एक चूंटी भी उधर से नहीं गुजर सकेगी। डिकोरा के अंदर अंदेशे जन्म ले रहे थे। वो मशीन को एक नज़र देखना चाहता था। तनाना ने उसकी सोच में समझाया, मैं ख्वामखा ही परेशान हो रहा हूँ। फोन पर बात करने वाला कोई चालबाज है। उसके दिमाग में कोई नहीं आया था। वो चाहता है मैं उसकी बात सच मानकर मशीन के खुफिया मुकाम तक ले जाऊं और वो शख्स भी ताकुब करता हुआ पहुंच जाए। नहीं, मुझे अकल से काम लेना चाहिए। मेरी सलामती इसी में है कि मैं सुपर मास्टर को अपनी ख्वाबगाह के स्टोर रूम में ना ले जाऊं। इधर तनाना उसे समझा रही थी, उधर सुपर मास्टर जिद कर रहा था। मैं कहता हूँ कागज पर लिख कर दो मशीन कहाँ है, या मुसल्लह फौजियों के साथ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पता नहीं वो कौन शख्स था जो तनाना का हवाला देकर मामला तय करना चाहता था। उसने एक तो रूपोच रहने वाली तनाना को आम कर दिया था, दूसरे ही अंदेशा पैदा कर दिया था कि शायद वो मशीन अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। आखिर डिकोरा मजबूर हो गया। वो मुसल्लह फौजियों के साथ अपनी रिहाइशगाह में आया। उसकी हदायत पर स्टोर रूम के फर्श को खोदा गया। वहां कुछ ना था। फर्श के नीचे खाली गड्ढा था। वहां मशीन अहम कागजात के साथ छुपाई गई थी। खोदा पहाड़ निकला चूहा के मिस्ताक। वहां से एक चूहा भी ना निकला। फौज के काला अफसर ने डिकोरा का गिरबान पकड़कर एक झटका देते हुए कहा, हमसे फ्रॉड करते हो। हमारे जवानों को ऐसी जगह खोदने के लिए कहा जहां पहले ही खाली गड्ढा था। बताओ वो मशीन कहाँ है। डिकोरा का सर चकरा रहा था। इतनी अहम मशीन हाथ से निकलने के बाद उसका दिल डूबने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपने पांव पर खड़ा हुआ था। उसने कहा, ऑफिसर, अगर मैं फ्रॉड हूं तो क्या गिरबान पकड़ने से मशीन की सही जगह बता दूंगा? अफसर ने फौरन उसे छोड़ दिया। फिर कहा, तुम्हारी सलामती इसी में है कि हमारा वक्त ज़ाया न करो, हमें मशीन तक ले चलो। मैं भी यही मशवरा देता हूँ, अपना वक्त ज़ाया न करो, मुझे सुपर मास्टर के पास ले चलो। उसे फिर उसी तहखाने में लाया गया। इस पर मजीद 3 अफसरान थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उस तहखाने के 4 इंचार्ज होते थे। पहले साबका सुपर मास्टर जनरल डिकोरा, कर्नल जिम और मेजर ब्राइड थे। अब उनकी जगह नए सुपर मास्टर के साथ 3 नए ओहदेदार आ गए थे। डिकोरा ने कहा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मशीन मेरे कब्जे से निकल चुकी है। तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मरने से पहले तुम तीनों को यह अहम राज बता दूं कि नया सुपर मास्टर तुम्हारे लिए खतरनाक है। यहाँ से फोन पर एक पार्टी से गुफ्तगू हुई थी। उसने दावा किया था कि फरहाद मेरे या मेरे करीब रहने वाले के दिमाग में मौजूद है। मैं सांस रोक लेता हूँ। सुपर मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। 7 पर्दों में छुपने से क्या होता है? फरहाद तो ट्रांसफार्मर साउंड सिस्टम की दीवारें तोड़कर भी दिमागों में पहुंच जाता है। सुपर मास्टर ने गरज कर कहा, यह झूठ बोलता है। मैंने इसे गिरफ्तार कराया। अब इसे मौत की सजा मिलने वाली है। ये मरते वक्त मुझसे इंतकाम लेने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरे दिमाग में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। यह गद्दार है, इसकी बातों में ना हो। बेशक मैंने गद्दारी की, लेकिन मरने से पहले अपने मुल्क की भलाई के लिए कहता हूँ, सुपर मास्टर बदल दो, वरना फरहाद इसके अंदर रहकर तुम पर हुक्मरानी करेगा। वह तीनों ओहदेदार वहां कोड वर्ड्स में ब्लैक शिप कहलाते थे। एक ब्लैक शिप ने कहा, सुपर मास्टर, इसकी बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, इसका फैसला अदालत में होगा। फिलहाल तुम मशकूक हो, लिहाजा अदालती फैसला होने तक ये कुर्सी छोड़ दो। सुपर मास्टर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कैबिन से बाहर आया। पहले उसने डिकोरा को घूर कर देखा, फिर तीनों ब्लैक शिप से कहा, अदालती कार्रवाई के दौरान जज और ज्यूरी होंगे। उन तमाम लोगों के सामने मुझे ट्रांसफार्मर आलात के बगैर बोलना होगा। सभी मेरी आवाज़ और लबो-लहजा सुन लेंगे। सुपर मास्टर की राजदारी खत्म हो चुकी है। मैं नहीं जानता पहले कोई मेरे दिमाग में था या नहीं, मगर अब आसानी से आ सकेगा। तनाना ने ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसे बड़ी आसानी से सुपर मास्टर के दिमाग में जगह मिल गई। वो मेरे पास आकर हंसते हुए बोली, उस नामालूम शख्स ने मेरे नाम का हवाला दिया, मुझसे दुश्मनी की, मगर एक तरह से दोस्ती भी की। मैं उस कमबख्त के गलत अंदाजे के बायस सुपर मास्टर तक पहुंच गई हूँ। मैंने कहा, यह कोई कामयाबी नहीं है। अब वो सुपर मास्टर नहीं रहेगा, एक आम आदमी बन जाएगा। लिहाजा एक आम आदमी के साथ वक्त ज़ाया न करो। क्या जनरल डिकोरा को छोड़ दिया जाए? वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, उसे छोड़ दो, वो हर हाल में मरेगा। हम तमाम दिन जनरल डिकोरा के साथ लगे रहे। आखिर फ़ायदा क्या हुआ, जबकि हम मशीन पहले ही हासिल कर चुके हैं। फ़ायदा यह हुआ कि हमें कुछ अहम मालूमात हासिल हो गई। ये मालूम हुआ कि नया सुपर मास्टर अपनी कुर्सी छोड़ चुका है। अब कोई दूसरा सुपर मास्टर आएगा। ट्रांसफार्मर, मशीन और टेलीपैथी के मौजू पर जनरल डिकोरा की अहमियत खत्म हो चुकी है। हमारे लिए उसका जीना मरना बराबर है। सबसे अहम बात यह है कि अब तुम्हारी आज़ादी और इत्मीनान के दिन खत्म हो चुकी हैं। मैं समझ रही हूँ, ये बात छुपी नहीं रहेगी कि मशीन फिर कहीं गुम हो गई है। सुपर मास्टर मौजूदा हो या नया, वो सब तुम पर शुबा करेंगे। दूसरी तंजीम वाले मशीन उड़ा ले जाने का इल्ज़ाम मुझ पर रखेंगे। इस तरह सभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे अब अपनी आलाकार औरतों से ज़्यादा राब्ता नहीं रखना चाहिए। ये हुई ना कल की बात। अब दूसरी अक्लमंदी दिखाओ। यहाँ से उठो और खुफिया रिहाइशगाह में चलो। हम अभी उस मशीन के पुर्जे निकालेंगे। वो बैठी रही।
मुझे खामोशी से तकती रही। मैंने पूछा, क्या अपना वादा पूरा नहीं करोगी? तुम जानती हो मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं पेश आने वाले खतरात को महसूस कर लेता हूँ। हमें उस मशीन के पुर्जों को आपस में बांट लेना चाहिए। फरहाद, बेशक तुम बहुत तजुर्बाकार हो। मेरा ईमान है मैं कोई गलती नहीं करूंगी तो तुम मुझे संभाल लोगे, और तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कदम उठाऊंगी तो मुझे मुआफ करोगे। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? हम दोनों ने जहां मशीन ले जाकर रखी थी, मैंने वहां से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करा दी है। मैंने उसे नागवारी से देखा, फिर कहा, तुम तमाम दिन मेरे साथ रही, फिर मशीन दूसरी जगह कैसे पहुंच गई? मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने बॉडीगार्ड पीटर पॉल को हुक्म दिया था कि वह मशीन को दूसरी जगह छुपा दे, और फिलहाल मुझे भी उसके मुतल्लिक कुछ ना बताए। मैंने कहा, तुम्हें खदशा था मैं तुम्हारे दिमाग में आकर फिर मशीन की मौजूदा जगह मालूम कर लूंगा। उसने जवाब नहीं दिया, मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी रही। मैंने कहा, अगर तुम्हारा सर नदामत से झुक रहा है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। पीटर पॉल से पूछो और मुझे बताओ मशीन कहाँ है। मत पूछो, खुदा के लिए मत पूछो। मैं अपनी बहन को उस खतरनाक आमिल से निजात दिलाऊंगी। मोरिना सहरज़दा है। मैं एक न एक दिन उसे अपने साथ लाऊंगी। तनमीमी अमल के जरिए पहले उसका ब्रेन वॉश करूंगी। आज तक उसके दिमाग में जो अमल किए गए हैं उन सबको दिमाग से धो डालूंगी। हो सकता है टेलीपैथी भी धुल जाए। ऐसे वक्त मुझे ट्रांसफार्मर मशीन की ज़रूरत होगी। एक दिन मरीना ने उस मशीन के जरिए मुझे ये इल्म सिखाया था। आइंदा मैं उसका ब्रेन वॉश करके दोबारा उसे ये इल्म सिखाऊंगी। ये मेरा फ़र्ज़, मेरी मोहब्बत है। बहन के लिए जज्बात हैं। खुदा के लिए हम बहनों के रास्ते में ना हो। उस मशीन के हसूल से बाज आ जाओ। मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं तुम दोनों बहनों के रास्ते में नहीं आऊँगा, लिहाजा मुझे जाना चाहिए। वह फ़ौरन ही उठकर गले का हार बन गई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे छोड़कर चले जाओ। तनाना, तुम्हारे हुस्न शबाब का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मैं ये भूल गया था कि तुम दोनों बहनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। आज तुमने मशीन के लिए फ़रेब दिया, कल अपनी बहन की तरह मोहब्बत के सिलसिले में भी फ़रेब दे सकती हो। नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे सिवा किसी को मुंह नहीं लगाऊंगी। मुझे गलत ना समझो, मुझ पर मोरिना की मोहब्बतों का कर्ज है। एक बार ये कर्ज उतार लेने दो, मैं एक बार फिर उसके काम आऊंगी। फिर उसे अपने साथ वफादारी और ईमानदारी से रहने पर मजबूर करूंगी। अगर वो मान जाए तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। अगर फिर गलत रास्ते पर जाएगी तो मैं सब्र कर लूंगी। आइंदा कभी उसकी हमायत नहीं करूंगी। प्लीज़ फरहाद, मुझे गलत ना समझो। तुम्हारी नज़रों में ये मेरी गलती है। सिर्फ इसी एक गलती को मुआफ़ कर दो। मैं बहन के लिए तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। यही बात तुम पहले भी कह सकती थी, लेकिन पहले तुमने धोखा दिया। तुम्हें यकीन था कि तुम अपनी मनमानी करने के बाद मुआफ़ी मांगोगी तो मैं मुआफ़ कर दूंगा। खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है। वह बेयकीनी से बोली, क्या सच कह रहे हो? सूरत से तो तुम नाराज़ लगते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? तुमने तो बड़ा ज़बरदस्त सबक सिखाया है कि औरत की मोहब्बत और वफादारी की कदर करना चाहिए, लेकिन वो चाहे कितना ही वफादार हो उस पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। देखो, आखिर नाराज़ हुए ना? अब मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। साफ बात है, मरते दम तक किसी औरत पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी, तुम पर जान देती रहूंगी। मैं तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाराज़ होकर तो ना जाओ। मैं दुनिया से नहीं जा रहा। ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना, चला आऊँगा। मैंने एक झटके से खुद को छुड़ाया, तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे तक आया। फिर पलट कर कहा, मैंने अभी दावा किया था कि मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, मगर आज कहता हूँ औरत के घाट से पीने वाला ना दीन का रहता है ना दुनिया का। आज फरहाद अली तैमूर मशीन के सिलसिले में तुमसे धोखा खाकर जा रहा है। ये कहते ही मैंने कमरे से निकलकर दरवाजे को जोरदार आवाज़ से बंद किया। उसकी रिहाइशगाह से बाहर आया, गुस्से से कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया, फिर ड्राइव करते हुए अहाते से बाहर निकल आया। इसके बाद मेन रोड पर पहुंचते ही मुस्कुराने लगा। इसमें क्या शक है, मैंने सिर्फ घाट घाट का पानी नहीं पिया, दूसरों को भी पिलाया है। जब मैंने तनाना के साथ उस मशीन को एक रिहाइशगाह में मुंतकिल किया था, तभी उसकी नज़र बचाकर दो अहम पुर्जे निकाल लिए थे। वह दोनों पुर्जे दराई मजूरी की तह में होंगे। तैयारा बादलों के दोष पर सफ़र कर रहा था। गुलाम बाकी आराम से सीट पर बैठा हुआ था। एयर होस्टेस ने उस पर झुकते हुए मुस्कुरा कर पूछा, तमाम मुसाफिर पी रहे हैं, तुम प्यासे क्यों हो? गुलाम बाकी ने हसीन होस्टेस को नागवारी से देखते हुए कहा, मैं सिर्फ शराब से नहीं शबाब से भी परहेज करता हूँ, ज़रा फासला रखकर बात करो। वो हूँ कहकर चली गई। मैंने उसे मुखातिब किया, बाकी मेरे आका। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया। एक मोरिना के चले जाने से तुम मुस्कुराना भूल गए हो। मैं क्या करूं, मुझे औरतों से सख्त नफरत हो गई है। क्या मैं भी रसवंती और सोनिया से नफरत करना शुरू कर दूं? मेरे आका, ये आप क्या फरमा रहे हैं? आपकी तमाम चाहने वालियां मोहब्बत और वफा की देवियां हैं। यानी तुम मानते हो कि औरतों में मोहब्बत और वफा होती है, सभी मोरिना जैसी नहीं होती। मानता हूं मेरे आका, आइंदा किसी औरत से नफरत नहीं करूंगा, हमेशा खुश दिली से मुस्कुरा कर बात करूंगा, लेकिन किसी से दिल लगाने की हमाकत नहीं करूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हर हाल में खुश मिजाजी लाजमी है। आपका हुक्म सारा आंखों पर। आपने ये नहीं बताया कि मुझे अमेरिका पहुंचकर क्या करना है, वहां किन हालात से गुजरना है। कुछ मालूम हो जाए तो मैं जहनी तौर पर पहले से तैयार रहूंगा। मोरिना अमेरिका में है। शाबाश, तुम मोरिना से कोई दिलचस्पी नहीं रखोगे, लेकिन उसके दीवाने की एक्टिंग तो ज़रूर करोगे। ज़रूर करूंगा, इसका मकसद बता दीजिए।
जिसने मोरिना को अगवा किया है वो तुम्हें कैंसर सिटी में देखकर बिदक जाएगा। मोरिना भी उसके लिए जान से ज्यादा कीमती है। वो नहीं चाहेगा कि तुम जवाबन उसे अगवा करो। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त या बिल वास्ता टकराएगा। मैं चाहता हूँ वो अपने बिल से निकले और मेरी नजरों में आ जाए। समझ गया। मैं वहां पहुंचकर मोरिना मिस अमेरिका के लिए आहें भरूंगा। तुम्हें लंदन एयरपोर्ट पर मोरिना की बहुत सी तस्वीरें मिलेंगी। तुम कैंसल सिटी के होटलों और गलियों में वो तस्वीरें दिखाकर उसका पता ठिकाना पूछा करोगे। उस बला की तस्वीरें मुझे चुपती रहेंगी, मगर मैं अपने पास रखूंगा। क्या मुझे लंदन पहुंचकर जहाज से उतरना होगा? नहीं, एक बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाला जासूस मंगल पांडे तिलवैब से लंदन पहुंच चुका है। वहां से वो तुम्हारे साथ अमेरिका तक सफर करेगा और तुम्हें मोरिना की तस्वीरें देगा। ये मंगल पांडे अपना आदमी है, अपना खास आदमी है, बस देखने की चीज है। उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई गई है, वो तुम्हें मोरिना की तस्वीरें देखकर अजनबी बन जाएगा। मैं जा रहा हूं, जरा देखूं वो इंटरनेशनल जासूस क्या कर रहा है। गुलाम बाकी का तैयारा लंदन पहुंचने ही वाला था। उससे पहले मैं मंगल पांडे के पास आ गया। वो अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के साथ वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर निहायत कीमती सूट था। नेकटाई की वजह से उसकी गर्दन तन गई थी। उसका ख्याल था कि गर्दन झुकाएगा तो नेकटाई की गिरा छुप जाएगी। इसे दिखाने के लिए वो अपना सर बगले की तरह उठाए रखता था। चूंकि दिन ब दिन शोहरत में इजाफा हो रहा था, लिहाजा मुकम्मल तौर पर जासूस नजर आने के लिए उसने पाइप पीना शुरू कर दिया। इस वक्त भी उसके होंठों के दरमियान पाइप दबा हुआ था। वो आंखें सुकेड़कर दूर तक बैठा हुआ मुसाफिरों को यूं देख रहा था जैसे खतरनाक मुजरिमों को ताड़ रहा हो। ना जाने किसकी शामत आने वाली थी। एक शख्स ने करीब आकर पूछा, आप जासूस मंगल पांडे हैं? फिर उस शख्स ने अपनी साथी को आवाज दी, रोजी कम ऑन, हरी आप, ये जासूस मंगल पांडे हैं। एक लड़की तेजी से चलती हुई आई। उसके शाने से कैमरा लटक रहा था। मंगल पांडे उठकर खड़ा हो गया। रोजी ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपने तिल अबाब में हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं एक अमरीकी रिसाले में क्राइम रिपोर्टर हूँ। प्लीज मुझे चंद तस्वीरें उतारने की इजाजत दीजिए। मंगल पांडे ने उसके गोरे गोरे हाथ को हाथ में लेकर मुसाफिया करने का चांस लेते हुए कहा, जरा जल्दी तस्वीरें उतार लें। जल्दी क्यों? वह सरगोशी में बोला, किसी से न कहना। मैं एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं कहूंगी। वो कैमरा संभाल कर तस्वीरें उतारने लगी। दाएं बाएं से दूसरे लोग भी तस्वीरें उतारने लगे। वेटिंग हॉल में चर्चा हो रहा था कि जासूस मंगल पांडे वहां मौजूद है। वो दरअसल किसी मुजरिम का पीछा नहीं कर रहा था, यूं ही धौंस जमाने के लिए कह रहा था। भला एक लड़की के पेट में ये बात कैसे रहती? बात एक कान से दूसरे कान तक पहुंचती चली गई। एक शख्स ने घबराकर मंगल पांडे की तरफ देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने कामयाब मेकअप के बावजूद एक हिंदुस्तानी जासूस उसे ताड़ लेगा। मुजरिम टोनी बेकर बदनामे जमाना स्मगलर और कातिल था। उसने परेशान होकर सोचा, क्या मंगल पांडे ने मुझे पहचान लिया है या इस फ्लाइट से कोई और मुजरिम सफर करने वाला है जिसे ये जासूस ताड़ रहा है। टोनी बेकर ने ऐसा सोचते वक्त मंगल पांडे को देखा। ये इत्तफाक ही था। ठीक उसी वक्त मंगल पांडे ने पाइप का कश लेकर धुआं छोड़ते हुए टोनी बेकर को देखा। मैं मंगल पांडे के दिमाग में था, मैंने देखा। टोनी ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मुझे शुबा हुआ। मैंने कहा, पांडे मैं फरहाद बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें शिकार मिलने वाला है। अब तुम्हारा दिमाग जो कहता है वो करते जाओ। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक दोनों हाथ उठाकर तमाम फोटोग्राफरों से कहा, मुझ नाचीज की तस्वीरें उतारने वाली खवातीनों हजरात, तन्हा मेरी तस्वीरें मजा नहीं देगी। मैं किसी को साथ लेकर पोज बनवाना चाहता हूँ। वह बड़ी शान से चलता हुआ टोनी बेकर के पास आया। वो परेशान होकर खड़ा हो गया। पांडे ने कहा, आओ हम तस्वीर बनवाएं। टोनी ने जरा पीछे हटकर कहा, नहीं, मुझे तस्वीर उतरवाने से दिलचस्पी नहीं। मैंने पांडे से कहा, इसे बातों में उलझाओ। पांडे ने कहा, भाई तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। अगर तुम मुअज़्ज़ज़ शहरी हो तो मुझ जैसे जासूस के साथ तस्वीर उतरवाने में फख्र महसूस करना चाहिए। फिर उसने फोटोग्राफरों से कहा, जरा इधर आओ, जरा इनके शर्माने और कतराने की तस्वीरें उतारो। मैंने कहा, पांडे इसका असल नाम टोनी बेकर है। ये जाली नाम और पासपोर्ट के जरिए सफर कर रहा है, मेकअप में है। अब तुम अपना काम दिखाओ। फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें उतार रहे थे। मंगल पांडे ने कहा, अब जरा ठहरो, इन साहब का मेकअप उतारने के बाद तस्वीरें उतारी जाएंगी। टोनी बेकर एकदम से उछलकर पीछे हट गया। फिर रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, खबरदार कोई अपनी जगह से हिलेगा तो गोली मार दूंगा। और तुम जासूस मंगल पांडे, मैंने सुना था तुम बेहद खतरनाक हो। आज आंखों से देख लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बला से मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और मौत की सजा पाऊं। तुम्हें मार डालने के बाद मेरे दूसरे मुजरिम भाई तो महफूज रहेंगे। उसने ट्राइगर दबाना चाहा मगर ना दबा सका। पांडे ने इशारा समझ लिया। उसने हाथ पर ठोकर मारी। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर दूर चला गया। वो रिवॉल्वर की तरफ जाना चाहता था। मंगल पांडे इसका मौका नहीं दे रहा था। बुरी तरह पिटाई कर रहा था। फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें घेर लिया। सिक्योरिटी फोर्स के अफसर ने पूछा, क्या सबूत है कि यह मुसाफिर मुजरिम है? पांडे ने कहा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ इसके चेहरे पर वैनिशिंग क्रीम लगा दीजिए, इसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। मंगल पांडे के मशवरे पर अमल किया गया। वैनिशिंग क्रीम मंगवाई गई, उसके चेहरे पर लगाई गई, फिर तौलिए से पहुंचा गया। अफसर ने हैरानी से कहा, अरे ये तो बदनामे जमाना स्मगलर और कातिल टोनी बेकर है। मंगल पांडे और टोनी बेकर की तस्वीरें उतारी जाने लगी। पांडे ने कहा, टोनी बेकर ये एक जासूस की बदनसीबी है कि उसकी तस्वीरें हमेशा बदमाशों के साथ उतारी जाती हैं। मुझे याद नहीं है कि किसी शरीफ आदमी के साथ मेरी तस्वीर उतारी गई हो।
जरा सी देर में एयरपोर्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जासूस के कारनामे की धूम मच गई। हर एक की जुबान पर मंगल पांडे का नाम था और पांडे की गर्दन और तन गई थी ताकि नेकटाई की गिरह नजर आती रही। उसने बाकायदा जासूस नजर आने के लिए फिर से पाइप सुलगा लिया और स्टीम इंजन की तरह भकाभक धुआं छोड़ता जा रहा था, जैसे ये कोई अलामत हो कि वो मुजरिमों को पकड़ता है और धुएं को छोड़ता जाता है। कोई 1 घंटे बाद वो उसी त्यारे में सफर कर रहा था जिसमें गुलाम बाकी मौजूद था। मैंने उन दोनों को टॉयलेट की तरफ एक साथ भेजा। फिर मंगल पांडे टॉयलेट में गया, वहां मोरीना की तस्वीरों का लिफाफा छोड़कर आ गया। इसके बाद गुलाम बाकी गया और वो लिफाफा लेकर अपनी सीट पर पहुंच गया। वो लिफाफा बैग में रखना चाहता था। मैंने कहा, दीवाने की अदाकारी इसी लम्हे से शुरू करो, मोरीना की तस्वीरें देखो, राहें भरो। वो जीम कर बोला, मेरे आका, मेरे साथ वाली सीट खाली हो गई थी। लंदन से एक औरत यहाँ आई है, ना जाने क्यों ये मुझे बार बार देखती है। मुझे उसकी मौजूदगी में मोरीना की तस्वीर देखकर राहें भरते हुए शर्म आएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कई मरहले आएंगे जब तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अगर तुम काम बिगाड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। नहीं मेरे आका, मैं आपका काम बिगाड़ने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। तो फिर शुरू हो जाओ। वो बैग से तस्वीरें निकाल कर देखने लगा। पास बैठी हुई हसीना जरा करीब होकर देखने लगी। गुलाम बाकी ने मोरीना की एक तस्वीर को देखकर सर्द आ भरी। पास बैठी हुई हसीना हंसने लगी। ये तो मिस अमरीका मोरीना है, तुम तो इसके दीवाने लगते हो। गुलाम बाकी ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो मोरीना मुझे कहाँ मिल सकती है? वो फिर हंसने लगी। ये मिस अमरीका ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसका मतलब है तुम जानती हो ये कहाँ है। पूरे अमेरिका की पुलिस और ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले उसे तलाश कर रहे हैं, मगर ये नहीं मिलती। उसी मुनासबत से मैंने कहा कि ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें कैसे लम हुआ कि ख्याल ख्वानी करने वाले इसे तलाश कर रहे हैं? शायद तुम अखबारात और रसाले नहीं पढ़ते। मिस अमरीका के मुतल्लिक अजीब अजीब सी कहानियां शाया होती हैं। हो सकता है टेलीपैथी वाली बात महज कहानी हो, मगर वो हसीन है, मिस अमरीका है। अगर टेलीपैथी वाले भी उसे ढूंढते रहे हों तो ये कोई ताज्जुब की बात ना होगी। मैंने कहा, गुलाम बाकी इस औरत का ताल्लुक मोरीना या इसके अगवा करने वाले से नहीं। वक्त ज़ाया न करो, अमेरिका पहुंचने तक नींद पूरी कर लो। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगा। मैंने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए सुला दिया। उसके पास बैठी हुई हसीना ने कहा, मैंने पढ़ा था कि मिस अमरीका किसी हबशी पर मर मिटी है। क्या तुम वही हबशी हो? उसे जवाब नहीं मिला। वो हबशी खराटे ले रहा था। न्यूयॉर्क पहुंचने पर प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स ने मंगल पांडे को घेर लिया। चारों तरफ से फ्लैश लाइट्स बिजली की तरह चमकने लगी। सहाफी सवालात कर रहे थे, उसने लंदन में बदनामी ज़माना स्मगलर और कातिल टोनी बेकर को मेकअप में कैसे पहचान लिया? मंगल पांडे ने जवाब दिया, आप एक जासूस से ऐसे सवालात कर रहे हैं जैसे कसाई से पूछा जाए कि वो भेड़ और बकरी को कैसे पहचान लेता है। इसका ताल्लुक उस ट्रेनिंग से है जो मैंने अपने भारत देश में हासिल की है। कई रिपोर्टर्स ने सवाल किया, आप पहली बार अमेरिका तशरीफ लाई हैं, क्या यहाँ आने का कोई खास मकसद है? पांडे ने कहा, जी हाँ, मैं एक अरसे से ट्रांसफार्मर मशीन का चर्चा सुनता आ रहा हूँ। मैंने सोचा इस मशीन का किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए, लिहाजा मैं यहाँ आया हूँ। तो अब वो मशीन किसी के पास नहीं रहेगी। मैं उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने मुल्क हिंदुस्तान ले जाऊंगा। एक ने सवाल किया कि आपको अमरीकी सरकार इस बात की इजाज़त देगी? पांडे ने सवाल किया, अभी वो मशीन जिसके कब्जे में है, क्या अमरीकी सरकार ने उसे इजाज़त दे रखी है? यह अहमकाना सवाल है। आप लोग उस वक्त का इंतजार करें जब वो मशीन मेरे हाथ आएगी, और वह वक्त ज़्यादा दूर नहीं। मंगल पांडे का यह बयान शाम के अखबारात में शाया हुआ तो मशीन से दिलचस्पी रखने वाली तमाम तंजीमों में हलचल सी पैदा हो गई। यह बयान नए सुपरमास्टर के लिए भी एक चैलेंज था कि एक हिंदुस्तानी जासूस किस तरह मशीन तक पहुंचता है और कैसे हिंदुस्तान ले जाता है। तमाम खतरनाक तंजीमें मोहतात होकर मंगल पांडे की निगरानी करने लगी। उसके बयान से तनाना चौंक गई थी क्योंकि मशीन उसके पास थी। उसने मुझसे पूछा, फरहाद, ये मंगल पांडे कौन है? अखबारात और रसाले वाले उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। ऐसा लगता है ये कैंसर सिटी में कदम रखते ही मशीन तक पहुंच जाएगा। मैंने अनजान बनकर कहा, मैंने भी मंगल पांडे के मुतालिक सुना है। बेहतर है तुम उसकी तस्वीर देखकर उसके दिमाग में पहुंच जाओ, सारी मालूमात हासिल हो जाएंगी। मैं जानता था तनाना उसके दिमाग में पहुंचकर भी उससे हमारा ताल्लुक मालूम नहीं कर सकेगी। पांडे को यहाँ रवाना करने से पहले ही शीबा ने उस पर तनमीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वो हमें खुली आंखों से और बेदार जहन से पहचानेगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगा कि उससे कोई हमारा ताल्लुक है। इस तरह तनाना, मोरीना या और कोई ख्याल ख्वानी के जरिए पांडे से हमारा ताल्लुक मालूम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो हमारे मुतल्लिक कभी ना सोचता और आदमी सोच के जरिए ही ख्याल ख्वानी करने वालों के हाथों पकड़ा जाता है। तनाना ने उसकी तस्वीर देखी, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए दिमाग में पहुंची। मंगल पांडे ने फौरन सांस रोक ली। वो वापस आकर बोली, फरहाद, वो सांस रोक लेता है। मैंने कहा, जाहिर है इतना बड़ा जासूस है, कुछ गैर मामूली सलाहियतें रखता होगा। मंगल पांडे योगा का माहिर नहीं था। यकीनन शीबा ने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को हसास बनाया था। तनाना ने पूछा, फरहाद, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो मशीन तक पहुंच जाएगा? प्लीज कुछ तो मशवरा दो। मैंने कहा, सॉरी, उस मशीन ने मेरे और तुम्हारे दरमियान फासला पैदा कर दिया है। अभी दूसरी बात करो। वो गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी मोहताज हूं? मैं जासूस मंगल पांडे को फना कर दूंगी। जब तुम ऐसा कर सकती हो तो इस तरह चीख क्यों रही हो? मेरा वक्त ज़ाया न करो, प्लीज यहां से जाओ।
वो मुठ्ठियां भींच कर बोली, तुम खुद गर्ज हो, हरजाई हो। मुझसे अच्छी तरह खेलकर दिल भर गया तो बेरुखी दिखा रही हो। तुम इतनी हसीन, इतनी दिल नशीन, इतनी प्यारी प्यारी सी हो कि तुमसे कभी दिल नहीं भर सकता। मैं हर सांस में तुम्हारी तमन्ना करता रहूंगा। दूसरी बात करो। मेरी जुबान से इस अंदाज में अपनी तारीफ सुनकर वो दूसरी बातें भूल गई। उसने मीठी नाराजगी का इजहार किया और दिमाग से चली गई। अब उसे मंगल पांडे की तरफ से फिक्र हो गई थी। सिर्फ उसे ही नहीं, मशीन से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द की यही सोच थी कि मंगल पांडे इस बार भी अपने कारनामे से हैरत ज़दा कर देगा। जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो किसी न किसी बहाने पांडे के करीब रहकर मालूम करना चाहते थे आखिर वो किस तरह मशीन तक पहुंचता है। यूं करीब आने वालों में एक लेडी करीना भी थी। उसे आयरन हार्डी ने भेजा था। उस वक्त तक मैं लेडी करीना और आयरन हार्डी के मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब करीना ने होटल के एक कमरे में आकर पांडे को मुखातिब किया तो मुझे करीना और फिर आयरन हार्डी के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने में देर नहीं लगी। मैं अपने मंसूबे में कामयाब रहा था। करीना के दिमाग तक पहुंचते ही मालूम हो गया था कि मोरीना खतरनाक तनवीमी आमिल आयरन हार्डी के काबू में है। करीना ने होटल के कमरे में आकर कहा, हेलो मिस्टर मंगल पांडे, मेरा ताल्लुक एक अमरीकी रिसाले दी स्टाइल से है। हमारे रिसाले में जुराइम के मुताल्लिक मजमून शाया होती हैं। क्या ट्रांसफर मशीन का ताल्लुक जुराइम की दुनिया से है? मंगल पांडे ने जवाब दिया, हर वो चीज जो दुनिया में तबाही फैलाती है जुराइम बल्कि बदतरीन जुराइम से ताल्लुक रखती है। करीना ने कहा, मैं आपकी फैन हूं, आपके कारनामे शौक से पढ़ती हूं। क्या आज रात का खाना मेरे साथ खाना पसंद करेंगे? पांडे ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यकीन से कहता हूं वो रात का खाना किसी होटल में नहीं, किसी रिहायशगाह में होगा। यकीनन मैं अपनी रिहायशगाह में बुला रही हूं। मैं पूरी तैयारी के साथ रात के 8 बजे हाजिर हो जाऊंगा। पूरी तैयारी का मतलब क्या हुआ? भाई मैं जासूस हूं, एक रिवॉल्वर और चंद जासूसी आलात के साथ आऊंगा। मुझे किसी वक्त भी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है। वह मुस्कुरा कर बोली, आप जरूर ऐसी तैयारियों के साथ आए। मैं साफ दिल की औरत हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। वह मुस्कुराते हुए चली गई। इसके बाद बहराम गंगोली आया। उसने पांडे को घूर कर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? पांडे ने जवाब दिया, मेरा नाम आज के तमाम अखबारात में है, जाओ पहले अखबार पढ़ कर आओ। बहराम गंगोली ने घुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। नाम मालूम होते ही मैंने तुम्हारा जायचा तैयार किया था। फिर मैंने मंत्रों के जरिए देवी माता को राम किया। तब पता चला तुम पर कई अनदेखे साए हैं जो तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तुम गैर मामूली कुव्वतों के हामिल हो। बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं बहराम गंगोली हर मौजूदा सुपर मास्टर का वफादार हूँ। मैंने साहब सुपर मास्टर को वार्निंग दी थी कि जनरल डिकोरा पर किसी का साया है। ये साया सुपर मास्टर को ले डूबेगा। मेरा इल्म और देवी माता का ज्ञान गलत नहीं होता, लेकिन सुपर मास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, जिसके नतीजे में उसे पागल बनाकर पागल खाने भेज दिया गया है। अब नया सुपर मास्टर है। जब मैंने उसे तुम्हारा जायचा बताया तो वो तुमसे दोस्ती करने पर आमादा हो गया है। पांडे ने पूछा, मेरा जायचा क्या कहता है, जरा मैं भी तो सुनूं। बहराम गंगोली ने कहा, तुम सुपर मास्टर से दोस्ती करके हमेशा ऐश करते रहोगे। तुम्हारा जायचा बता रहा है वो मशीन तुम्हारे जरिए दूसरों तक पहुंचेगी। वो दूसरा सुपर मास्टर भी हो सकता है। पांडे ने कहा, फरहाद, मास्क मैन और इसराइली एजेंट भी हो सकते हैं। बहराम ने कहा, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कामयाबी तुम्हारे जरिए सुपर मास्टर को मिलना चाहिए। मिस्टर गंगोली, क्या ये मानते हो कि जो मर्द होकर छुपते हैं वो बुजदिल होते हैं या मुजरिम? बेशक बुजदिल या मुजरिम छुपते हैं, और मैं जासूस हूँ। हर छुपी हुई चीज को बाहर निकाल लाता हूँ। सुपर मास्टर मुझसे कोई लेन देन चाहता है तो छुप कर ना रहे, वरना मैं उसे भी 7 पर्दों से निकाल लाऊंगा। वो घुरा कर बोला, तू बहुत बड़ा बोलता है। ये हाथ देख रहा है, एक सर पर रख दूं तो जमीन में धंस जाएगा। अरे बड़े भाई, मैं शरीफ जासूस हूँ, तुम्हारे जैसे देव से मारपीट नहीं करूंगा। तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि सुपर मास्टर की खोपड़ी में मगज नहीं है। अगर होता तो वो मेरे पास सुलह सफाई वाले आदमी को भेजता। जाओ पहलवानी करो, मेरा वक्त ज़ाया न करो। बहराम गंगोली ने उसके जबड़ों को एक हाथ के शिकंजे में लिया, फिर उसे ऊपर उठाता गया। वो घबरा कर बोला, अरे अरे, ये तो कमाल हो गया। कभी मेरी माँ ने भी एक हाथ से नहीं उठाया था। देखो ऊपर से छोड़ना देना, मैं कमजोर हड्डी का आदमी हूँ। फिर उसने सोच के जरिए मुझे मुखातिब किया, फरहाद साहब, भगवान के लिए इस देव से बचाइए, ये मेरा कचूमर निकाल देगा। मैंने आज तक नहीं देखा आदमी का कचूमर कैसा होता है, निकालने दो। अरे जनाब, ये आप क्या फरमा रहे हैं? जासूस को कभी मार भी खाना पड़ती है। जितनी लात जूते खाओगे पक्के और ढीठ जासूस बनते जाओगे। बहराम गंगोली ने उसे सर से बुलंद किया, फिर एक तरफ फेंक दिया। वह कालीन पर गिरकर कराहने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मेरी कमर। मैंने पूछा, पांडे वो दवा कहाँ है जो ऐसे मौकों के लिए होती है? वह तकलीफ से कराते हुए बोला, मेरी जेब में है। उसे दरवाजे की तरफ फेंक दो और बहराम गंगोली से दोस्ती करो। उसने बहराम की नज़र बचाकर दवा फेंकी, फिर कहा, मैं एक शर्त पर दोस्ती कर सकता हूँ। मैं नाकाम वापस नहीं जाऊंगा, तुझसे हर शर्त पर दोस्ती करूंगा। जरा बेल बजाकर वेटर को बुलाओ। उसने बेल बजाई, फिर पूछा, क्या शर्त पूरी हो गई? अरे बेल बजाने की भी कोई शर्त होती है? तुमने मेरा जोड़ जोड़ हिला दिया है। दोस्ती इसी शर्त पर होगी कि तुम मेरे बदन की मालिश करो। वो गुर्रा कर बोला, तू मुझे मालिश करने को कह रहा है, उल्लू के पट्टे? मैं सुपर मास्टर का दायां हाथ हूँ, तो बाएं हाथ से मालिश कर दो। बहराम ने सोचती हुई नजरों से देखा। उसका जायचा कह रहा था, दोस्ती लाजमी है। यह शख्स मशीन तक पहुंचेगा, दोस्ती होगी तो मशीन सुपर मास्टर तक पहुंचेगी। वो मजबूर होकर उसके बदन की मालिश करने लगा। वेटर के आने पर मंगल पांडे ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
वेटर ने बताया। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। पांडे ने 2 ठंडी बोतल का ऑर्डर दिया। बहराम गंगोली ने कहा, मैं नहीं पीऊंगा, फिर दोस्ती नहीं होगी। वो गुस्से से बोला, मैं मालिश तो कर ही रहा हूं, जब एक साथ बोतल नहीं पियोगे तो दोस्ती कैसे होगी। वो घूंसा दिखाकर बोला, पी लूंगा। वेटर जाने लगा। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने उससे फर्श पर पड़ी हुई प्लास्टिक की शीशी उठवा ली। वो दवा लेकर चला गया। बहराम गंगोली मालिश कर रहा था और गुस्से से पेचोताब खा रहा था। कह रहा था, गधे के बच्चे, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। कत्ल करना मेरा मशगला है। मैं काली माई के चरणों में लोगों की गर्दनें काटता हूं। मैं पाँव जमीन पर मारता हूं तो जमीन धंस जाती है, और तू मुझसे मालिश करवा रहा है। गंगोली भाई, पाँव जमीन पर क्यों मारते हो? जमीन धंस जाए तो तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलता। मालिश का धंधा करो, 4 पैसे कमा लोगे। वो शेर की तरह धाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर सुपर मास्टर के पास किसे ले जाओगे? बहराम गंगोली सख्ती से होंठ भींचकर मालिश करने लगा। मैं इस दौरान वेटर के साथ लगा रहा। उसके जरिए मैंने एक बोतल में दवा के चंद कतरे टपकाए। वो उन बोतलों को ट्रे पर रखकर लाया। पांडे उठकर बैठ गया। दोनों आमने सामने सोफों पर आ गए। वेटर चला गया। पांडे ने मेरी मर्जी के मुताबिक एक बोतल उठाई। ट्रे पर एक रह गई थी, जिसे बहराम गंगोली ने उठा लिया। उसे जल्दी जल्दी पीते हुए बोला, तुमने मेरा बहुत वक्त बर्बाद किया है, जल्दी पियो और चलो। पांडे ने बोतल खाली करने के बाद उठकर कहा, चलो। बहराम गंगोली सर थाम कर बैठ गया। फिर बोला, ये तूने कैसी बोतल पिलाई है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तू एक है, मुझे 2 नजर आ रहे हैं। गंगोली भाई, अभी सर ठीक हो जाएगा, मगर दिमाग कमजोर रहेगा। आदमी ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह कमजोर दिमाग से जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा नहीं कर सकता। पहले मैं तुम्हारी तरह शहजोर नहीं था, अब ताकत का तवाजुन कायम हो गया है। चलो उठो, 2-2 हाथ हो जाएं, मैं तुम्हारे तमाम दांत हलक में उतार दूंगा। वो गुस्से से उठकर बोला, मैं तुझे दोस्त बनाना चाहता हूं तो तू सर पर चढ़ रहा है। अब तुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। अब उसका सर नहीं चकरा रहा था। वो खुद को नॉर्मल महसूस कर रहा था, मगर ये महसूस नहीं कर सकता था कि दिमाग में कोई मौजूद है। पराई सोचों को समझ लेने वाली गैर मामूली हिस्स खत्म हो गई थी। उसने पांडे का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा। वो उछलकर पीछे चला गया। उसने गुस्से से छलांग लगाई। पांडे फिर एक तरफ हो गया। बहराम औंधे मुंह फर्श पर आया। मैं इधर मालूम करता था कि वो किस अंदाज में हमला करेगा। उधर में हमला होते ही पांडे को बचा लेता था। उसने मुंह पर एक ठोकर मारी। बहराम गंगोली तौहीन के एहसास से तिलमिला गया। एक दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ वह फर्श पर से उठा। उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, फिर जुनून में आकर दौड़ता चला गया। वो हाथ नहीं आ रहा था, उसे इधर से उधर नचा रहा था। फिर वो उसे दौड़ाता हुआ बाहर आ गया। बाहर बालकनी थी। नीचे बड़ा सा डाइनिंग हॉल था। पांडे ने बालकनी की रेलिंग के पास आकर बहराम के मुंह पर थूक दिया। फिर तो वो हद से बाहर हो गया। गुस्से से पागल होकर शेर की तरह गरजता हुआ छलांग लगाने के अंदाज में उस पर आया। वो बैठ गया। बहराम रेलिंग से टकराकर आधा इधर आधा उधर हुआ। पांडे ने उसकी दोनों टांगें उठाकर दूसरी तरफ उल्टा दिया। नीचे दूर तक बिछी हुई लंबी चौड़ी मेज पर किसी तकरीब के सिलसिले में खाना हो रहा था। वो ऊपर से आकर मेज पर एक धमाके से गिरा। उसके वजन से कांच के बर्तन, जग और गिलास चूर चूर हो गए। मेज के टुकड़े हुए। वो अंदर फर्श की तरफ गया। औरतें चीख मारकर भागने लगीं। दूसरे लोग भी हवास बाख्ता थे। ना जाने कांच के कितने गिलास और बर्तन टूटकर उसके जिस्म में पैवस्त हो गए थे। वह सर से पांव तक लहू में भीग रहा था। इसके बावजूद जुनून में मुब्तला था। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे यहाँ आने से पहले अपने सितारे भी देख लेना चाहिए थे। अब इज्जत इसी में है कि मैं बेहोश हो जाऊं। नहीं। वह दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ उठने लगा। लोग सहम कर दूर हटने लगे। बहुत से लोग ऊपर देख रहे थे। वो बालकनी की रेलिंग के पास दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था। कह रहा था, मैं हूं इंटरनेशनल जासूस मंगल पांडे। मैं यहाँ के इंतजामियों को वार्निंग देता हूँ, आइंदा ये शख्स यहाँ नजर आए तो मैं इसके साथ होटल वालों का भी हुलिया बिगाड़ दूंगा। ये वार्निंग देकर वो बालकनी से चला गया। बहराम गंगोली तेजी से उठकर जीने की तरफ जा रहा था। होटल के तमाम मुलाजिम उसे घेरने और मना करने लगे, लेकिन वो ऊपर पांडे की तरफ जा रहा था। तमाम मुलाजिमों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। वो किसी के बस का ना था। एक एक को उठाकर फेंक रहा था। इतने में पुलिस आ गई। वो पुलिस के काबू में भी ना आता, लेकिन उसे कई रिवॉल्वरों की जद में रख लिया गया। लेडी करीना भी इसी होटल में थी। उसने मंगल पांडे से रुखसत होने के बाद बहराम गंगोली को उस कमरे में जाते देखा था। मोरीना ने तनवीमी अमल के दौरान आयरन हार्डी को अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाई थी। उसने बहराम गंगोली का भी जिक्र किया था, और जैसा हैबतनाक खुलिया बयान किया था, वैसे हुलिये के आदमी को होटल में देखकर लेडी करीना ठिठक गई। काउंटर पर जासूस से मुलाकात करने वालों का नाम और पता लिखा जाता था। यह हदायत मंगल पांडे ने दे रखी थी। बहरहाल करीना ने काउंटर पर आकर बहराम गंगोली का नाम पढ़ लिया। फिर वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। मोरीना के बयान के मुताबिक बहराम गंगोली सुपर मास्टर का काबिल एतमाद मातियत था। करीना सोच रही थी, अगर मैं बहराम से दोस्ती कर लूं तो इस पहाड़ के साथ मेरी रातें रोशन हो जाएंगी। फिर मैं इसके जरिए सुपर मास्टर की अहम बातें आयरन हार्डी तक पहुंचाऊं तो वो मुझे और मालामाल करता रहेगा। उसने होटल में बैठकर आयरन हार्डी को फोन किया। उसे तमाम बातें बताने के बाद पूछा, क्या मैं बहराम गंगोली से दोस्ती कर लूं? अगर तुम उसे दोस्ती करने में कामयाब हो जाओ तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जासूस का क्या होगा? उसे मेरे आदमी घेर कर ले आएंगे। ऐसे ही वक्त धमाका सुनाई दिया। आयरन हार्डी ने पूछा, यह आवाज कैसी है?
लेडी करीना हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। कहने लगी, आयरन, मुझे आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। उस जासूस ने पहाड़ जैसे बहराम गंगोली को उठाकर ग्राउंड फ्लोर पर फेंक दिया है। आयरन हार्डी ने कहा, इसका मतलब है जासूस जिस्मानी तौर पर हमारी टक्कर का आदमी है। करीना ने कहा, क्या खाक है? जासूस मंगल पांडे जिस्मानी तौर पर पस्ता, कद, मोटा और भद्दा है। वह तुम्हारे और बहराम के सामने चूंटी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने किस तरह बहराम को ऊपर से नीचे फेंक दिया। ज्यादा कमेंट्री ना करो, बहराम के पास जाओ, उसे पुलिस ले जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुपर मास्टर का आदमी है। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही छूट जाएगा, उसका पीछा करो। उसने राब्ता खत्म कर दिया। लेडी करीना भी रिसीवर रखकर जाना चाहती थी, मगर होटल के दरवाजे की जानिब देखते ही चौंक गई। जल्दी से रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल किए। चंद लम्हों के बाद आयरन हार्डी की आवाज सुनाई दी। करीना ने कहा, मैं बोल रही हूँ। गुस्से से पूछा गया, क्या आज तुम्हें बोलने का मर्ज हो गया है? एक बहुत अहम इतला है, मैं गुलाम बाकी को देख रही हूँ। वो होटल में दाखिल होकर काउंटर की तरफ जा रहा है। क्या गुलाम बाकी और यहाँ? तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मालूम करो वो यहाँ क्या करता फिर रहा है। करीना रिसीवर रखकर काउंटर के पास आई। गुलाम बाकी काउंटर गर्ल को मोरीना की तस्वीर दिखा रहा था। काउंटर गर्ल ने हंसते हुए कहा, इसे कौन नहीं जानता, ये तो मिस अमेरिका है। मैंने कहा, बाकी दुश्मन का एक मोहरा तुम्हारे करीब है, तुम उससे अनजान रहो, मगर अगवा करने वाले को चैलेंज करो। गुलाम बाकी ने काउंटर गर्ल से तस्वीर लेते हुए कहा, तुमने शायद अखबारों और सालों में पढ़ा होगा कि मोरीना एक हबशी की दीवानी हो गई है। मैं वो हबशी हूँ। अच्छा, लड़की ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं उसे पेरिस ले गया था। एक शैतान अगवा करके फिर यहाँ ले आया है। मैं उसी की तलाश में आया हूँ। उस शैतान को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोरीना को वापस लेकर रहूंगा। वो मेरी है, मेरी रहेगी। उसने जेब से $100 का एक नोट निकालकर काउंटर गर्ल के हाथ में रखते हुए कहा, मैं होटल इंटरकॉम के रूम नंबर 203 में एक हफ्ते तक रहूंगा। अगर तुम्हें मोरीना का पता मिले तो प्लीज फोन पर फौरन इतला देना। मैं $100 और दूंगा। ये कहकर वो चला गया। करीना फिर पब्लिक काउंटर पर आई। रिसीवर उठाकर राब्ता कायम होने के बाद कहा, गुलाम बाकी एक दीवाने की तरह मोरीना को तलाश कर रहे और चैलेंज कर रहे कि अगवा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बुरा हुआ। क्या तुम उस हबशी की आमद से परेशान हो? मैं ऐसे 10 गुलाम बाकी को निचोड़ कर रख दूंगा, लेकिन इसके पीछे फरहाद की टेलीपैथी जानने वाली पूरी टीम है। मैं जान दे दूंगा, लेकिन मोरीना को नहीं जाने दूंगा। मेरे सर पर खतरा मंडला रहा है। होटल इंटरकॉम के रूम नंबर 203 में उसका क्याम है। आज होटल में उसका आखिरी दिन होगा। तुम बहराम गंगोली की खबर लो। उनके दरमियान राब्ता खत्म हो गया। मैंने गुलाम बाकी से कहा, तुम्हारे लिए तीर कमान पर चढ़ गया है। किसी भी अंधेरे से आ सकता है। होटल पहुंचकर वहां के किसी भी मुलाजिम से बात करो। मैं उसके जरिए किचन स्टाफ तक पहुंचूंगा, ताकि कोई तुम्हारे खाने पीने की चीज में जहर न मिलाए। गुलाम बाकी को मारने के लिए जितने पोशीदा जराए इस्तेमाल किए जा सकते थे, मैं उन सब पर नजर रखने लगा। अगर आयरन हार्डी या उसके आदमी सामने आकर हमला करते तो गुलाम बाकी उनके काबू में कभी ना आता। 1 घंटे बाद मेरा शुबा दुरुस्त निकला। गुलाम ने चाय का ऑर्डर दिया। किचन के इंचार्ज ने कावा खुद तैयार किया। उसमें एक जहरीला सफूफ फल किया। फिर एक बैरे को चाय की ट्रे देना चाहता था, मैंने ऐसा करने नहीं दिया। उसने इंचार्ज को वो चाय पीने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत की खबर किचन से बाहर निकली। इंतजामिया इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वहां क्याम करने वालों को मालूम होता कि इतने बड़े और मोतबर होटल के किचन में जहरीली चाय थी तो लोग वहां का पानी भी ना पीते, बल्कि होटल छोड़ देते। मैंने अपनी खुफिया रिहाजगाह के फोन का रिसीवर उठाया। आयरन हार्डी से राब्ता कायम किया। फिर उसकी आवाज सुनते ही कहा, तुम दिमाग में आने नहीं दोगे, इसलिए फोन को जरिया बनाया है। कौन? फरहाद अली तैमूर। हाँ, मैं तुम्हारे हर मामले के करीब तरीन हूँ, इसलिए किचन के इंचार्ज ने मेरे आदमी के हिस्से का जहर पी लिया है। उसे चुप लग गई। मैंने कहा, मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, तुम्हारा कोई आदमी गुलाम बाकी के करीब ना जाए। दानिशमंदी यही है कि मोरीना को आजाद कर दो। मैं तो खुलकर सामने आ गया हूँ। रसवंती और शीबा की टेलीपैथी किस तरह सुरंग बना रही है, ये मालूम होगा तो उस वक्त तक तुम्हारे होश उड़ चुके होंगे। ये कहते ही मैंने रिसीवर रख दिया। उसके होश उड़ाने के लिए इतना ही कह देना काफी था। गुलाम बाकी ने वो होटल छोड़ दिया ताकि उस पर अचानक कहीं से हमला न हो सके। मैंने उसे खुफिया रिहाइशगाह का पता बताकर कहा, पूरे शहर में भटकते फिरो, जब यकीन हो जाए कि ताकुब नहीं हो रहा तो मेरे पास चले आना। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। उसी वक्त पराई सोच की लहर महसूस हुई। मोरीना की आवाज आई, सांस ना रोकना, मैं हूं, वापस जाओ, मैं आ रहा हूं। मैंने सांस रोक ली। मुझे तवक्को नहीं थी कि आयरन हार्डी राब्ता खत्म होने के बाद मोरीना को मेरे पास भेजेगा। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की। मोरीना के दिमाग में जगह मिल गई। वो इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और कान बहरे हो गए थे। मैंने कहा, तुम इस हालत में मुझे आयरन हार्डी तक पहुंचने नहीं दोगी और वह तुम्हें मेरे दिमाग में भेजकर मेरा ठिकाना नहीं मालूम कर सकेगा। तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये कहने आई थी कि आयरन हार्डी मुझे तुम्हारे हवाले करने के मुतल्लिक संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं यकीन दिलाती हूँ, वो 2 दिन की मोहलत चाहते हैं। इसका मतलब है उसे 2 दिन के अंदर मशीन तक पहुंच जाने का यकीन है। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? बात को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। इस इतला का शुक्रिया, मेरे दिमाग में ना आना, जगह नहीं मिलेगी। मैं वापस आ गया। मोरीना मेरी बात आयरन हार्डी को पहुंचा रही होगी। वो ये सुनकर और बौखला जाएगा कि मुझे उसके मशीन तक पहुंचने का इल्म हो रहा है। ऐसे ही मौकों पर बड़े बड़े मुजरिम कोई गलती कर बैठते हैं।
मैंने तनाना के दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन? फरहाद, ठहरो, मैं आ रही हूँ। मैं वापस आ गया। ये जानता था कि वो मुझे अपने दिमाग में ठहरने नहीं देगी। ना जाने बहन के लिए क्या करती फिर रही थी, मुझसे छुपा रही थी। वो मेरे पास आकर बोली, कैसे याद किया? मैं अभी मोरीना से बातें कर रहा था। वो बेचारी अपने आशिक आयरन हार्डी के लिए परेशान है। जाकर बहन को तसल्लियां दो। मैं भी तुम्हें ज्यादा देर अपने दिमाग में नहीं रहने दूंगा। अब जाओ। जरा ठहरो। क्या तुम मुझे अपने पास ठहरने देती हो? मैंने सांस रोक ली। वो बाहर हो गई। फिर झुंझला कर आई, मैं तुमसे समझ लूंगी। बताओ अब कहाँ हो, मैं आके झगड़ा करूंगी। मेरा मौजूदा पता ना पूछो। मैं देखना चाहता हूँ आयरन हार्डी मुझ तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते इख्तियार करता है। तुम उसके लिए रास्ता ना बनो। मैंने उसे दिमाग से निकाल दिया। अभी उसकी बहन की परेशानी का जिक्र किया था। वो उसके पास जा सकती थी। मैंने चंद लम्हों तक इंतजार किया, फिर मोरीना के दिमाग में पहुंच गया। उसने सांस नहीं रोकी, ना ही मुझे महसूस किया। दिमाग का दरवाजा पहले से खुला हुआ था, क्योंकि तनाना वहां मौजूद थी और पूछ रही थी, मोरीना क्या तुम परेशान हो? मोरीना की आंखें उसी तरह बंद थी, कान बहरे थे। वो बहन को भी ये जानने का मौका नहीं देती थी कि आयरन हार्डी के किस खुफिया अड्डे में रहती है। उसने तनाना से पूछा, तुम्हें यह ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं परेशान हो सकती हूँ? क्या फरहाद ने तुमसे कहा है? तनाना हंसते हुए बोली, फरहाद मेरी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हारे मशवरे के मुताबिक शुरू से गुमनाम जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे खुशी है तुम मेरे मशवरों पर अमल करते हुए खतरनाक लोगों से बहुत दूर इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार रही हो। लेकिन अब तुम्हारी खातिर मुझे मंजरेआम पर आना होगा। मेरी खातिर क्यों? मैं तुमसे छोटी हूँ लेकिन नादान नहीं हूँ। जब तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करती हूँ। तुम मुझे बहला रही हो। मैं यकीन से कहती हूँ तुम पर किसी ने सहर किया है, या तनवीमी अमल के ज़रिए असर बेख्तियार अंधी और बहरी हो जाती हो। तुम कई बार यह बात कह चुकी हो। आज मैंने आयरन हार्डी से तुम्हारा जिक्र किया था। तनाना ने अनजान बनकर पूछा, ये आयरन हार्डी कौन है? तुम्हारे बहनोई है? क्या शादी हो चुकी है? अभी नहीं, मगर हो जाएगी। जब तक ना हो किसी को मेरा बहनोई ना कहो, मुझे शर्म आती है। मैंने अखबारात में एक हबशी के साथ स्कैंडल पढ़ा था। मोरीना तुम ऐसी बदनाम जिंदगी क्यों गुजार रही हो? मैंने हबशी के साथ जज्बाती गलती की थी, मगर आयरन हार्डी के साथ दिली रिश्ता है। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। वो कभी शादी नहीं करेगा। करेगा भी तो महज तुम्हारी टेलीपैथी से फायदा उठाएगा। जिस दिन मशीन हासिल होगी वो तुम्हारी ख्याल खुआने की सलाहियतें अपने दिमाग में मुंतकिल कर लेगा, फिर तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। चुप हो जाओ तनाना। मैं आयरन हार्डी के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करती। तुम नहीं जानती वो कितना शाहजोर और सख्त है। फरहाद को एक चुटकी में मसल सकता है। तुम्हें भी आयरन हार्डी की पनाह में रहना चाहिए। जब वो टेलीपैथी सीख लेगा तो हम तीन ख्याल ख्वानी करने वाले फरहाद के ख्याल ख्वानी करने वालों के मुकाबले पर आएंगे। उसकी ना खत्म होने वाली शोहरत को फना कर देंगे। तनाना ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। बताओ हमारी मुलाकात कब और कहां हो सकती है? तुम किसी वक्त भी घर से चल पड़ो। अपने दिमाग को मेरे लिए आज़ाद छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। नहीं मोरीना, मैं जब तक आयरन हार्डी के मुतालिक खुद छानबीन नहीं करूंगी उस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। आऊंगी तो अजनबी लोगों के दरमियान उलझ कर रह जाऊंगी। मैं तुम्हारी बहन हूं, अजनबी नहीं हूं। तुम खुद अपने लिए बेगानी हो। तुम्हें पता नहीं है कि किसी ने तुम पर तनवीमी अमल के जरिए मुकम्मल कब्जा जमा लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी आंखें खोलो, अपने कानों को हसास बनाओ, मुझे अपने आसपास की आवाज़ें सुनने दो। अगर तुम सहरज़दा नहीं हो तो अपने दिमाग को मेरे लिए आज़ाद कर दो। जहां भी हो वहां से निकल पड़ो। मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। तनाना, तुम अपनी उम्र से ज्यादा चालाकी की बातें कर रही हो। मोरीना, ये तुम नहीं, आयरन हार्डी की जुबान बोल रही है। अगर तुम होश में होती तो मेरी चालाकी पर फख्र करती। मेरी बहन, मुझसे बहस ना करो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यही पूछने आई हूँ, तुम परेशान क्यों हो? फरहाद मेरा मुतालबा कर रहा है। वो अपनी पूरी टीम के साथ मेरे पीछे पड़ गया है। अगर मैं अपनी खुफिया पनागाह से निकलकर तुम्हारे पास आने के लिए दिमाग को आज़ाद छोड़ दूंगी तो वह मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर मुझे कैदी बना लेगा। तनाना थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, फरहाद से बचकर मेरे पास आने का एक रास्ता है। ये रास्ता हर पहलू से महफूज होगा तो जरूर आऊंगी। मैं आज रात तुम पर तनवीमी अमल करूंगी। तुम्हारे दिमाग में ये नक्श कर दूंगी कि तुम सिर्फ मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी, बाकी दूसरी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लोगी। मोरीना ने कहा, इसका मतलब है तुम जब चाहोगी मेरे ख्यालात पढ़ती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बहन हूं। नहीं, आयरन हार्डी को यह मंजूर नहीं है। फिर मान लो कि उसने तुम्हें सहरज़दा कर रखा है। तुम बहन से ज्यादा उसे अहमियत देती हो। मैं सहरज़दा नहीं, मोहब्बत ज़दा हूं। उसे दीवानगी की हद तक चाहती हूँ। ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी जिससे उसे नुकसान पहुंचे। हमारे दरमियान यूं ही बहस जारी रहेगी। मैं जा रही हूं मेरी तरफ से आयरन हार्डी को कहना। अगर वो मशीन मेरे पास आ जाए तो वो तुम्हें कैसे पाबंद रख सकेगा? क्या वो फिर भी तुम्हें मेरे पास नहीं आने देगा? मैं यकीन से कहती हूँ तुम आयरन हार्डी को टेलीपैथी सिखाने खुद ही मेरे पास दौड़ी आओगी। तुम अभी बच्ची और मशीन बच्चों का खेल नहीं है तनाना। अच्छी बात है, बहुत जल्द मालूम होगा। मेरे हाथ कितने लंबे हैं। मैं जा रही हूँ। सो फार, सी यू अगेन। तनाना के साथ मैं भी उसके दिमाग से निकल आया। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। अगरचे उसने मशीन के सिलसिले में मुझे धोखा दिया था, ताहम वो बहन पर भी भरोसा नहीं कर रही थी। आयरन हार्डी के फ्रेम में नहीं आना चाहती थी। मोरीना को अपने पास आने के लिए कह रही थी और यही मैं चाहता था। उसे आयरन हार्डी के किसी खुफिया अड्डे से निकालना जरूरी था।
वैसे उस अड्डे तक पहुंचने के लिए मंगल पांडे का रास्ता हमवार हो रहा था। मैं बहराम गंगोली के पास आ गया। दवा के 2-3 कतरे 24 घंटे तक असर दिखाते थे। बहराम गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त रखता था, इसलिए मैंने उसकी बोतल में 6 कतरे टपकाए थे। वाकई उसने दवा की जहरीली शिद्दत को बर्दाश्त कर लिया। अब दिमागी तौर पर नॉर्मल था, सिर्फ वो गैर मामूली तौर पर हसास नहीं रहा था और मुझे महसूस नहीं कर रहा था। उसके दिमाग ने बताया वो पुलिस वालों के साथ होटल से चलाया था। अगर वो अपना खसूसी शनाख्ती कार्ड दिखाता तो पुलिस वाले उससे दूर हटकर सलाम करते, लेकिन वो गहरी संजीदगी से सोच में डूब गया था। एक छोटे कद का आदमी, भद्दा सा आदमी उसे मारता रहा और उसके खतरनाक हमलों से बचता रहा। ये नामुमकिन सी बात है। यकीनी तौर पर शुबा हो रहा था कि उस जासूस के पीछे टेलीपैथी काम करती रही थी।